स्टूडेंट्स, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज की। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ये 10th की बायो का फर्स्ट चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। दोनों पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। ये 3rd पार्ट है। यहाँ पर आपका चैप्टर इस पार्ट में खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास एक पेन, एक कॉपी होनी चाहिए ताकि आप अपने अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है? देखो, सेल ऑर्गेनेलीज जो है ना, इनका अपना एक यूनिक शेप होता है और अपना एक यूनिक फंक्शन होता है। मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है उसका अपना एक यूनिक शेप होगा। सबका शेप एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग शेप होगा, और सबका फंक्शन भी एक जैसा नहीं होगा। एक यूनिक फंक्शन ये क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक यूनिक शेप होता है, अपना एक यूनिक फंक्शन होता है। उसी को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेलीज जो है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती हैं। मतलब कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी होंगी जिनके बाहर से सिंगल मेम्ब्रेन होगा, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, या जिनके बाहर से ऐसा भी हो सकता है कि डबल मेम्ब्रेन लगी हो तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई मेम्ब्रेन ही ना हो, मेम्ब्रेन लेस, जैसे राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होता है जो सेल के डिवीजन में क्या करता है? हेल्प करता है जब सेल डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो ये है आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपेरेटस भी इसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं जिनके बाहर से सिंगल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें न्यूक्लियस आ जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है और प्लास्टिड्स आ जाते हैं। और मेम्ब्रेन लेस में मैंने आपको बताया राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये हैं आपके सेल ऑर्गेनेलीज। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इनसाइड सेल थ्रू विच प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव, ठीक है ना। ये एक नेटवर्क है, मेम्ब्रेन का एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है ना। सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन का पूरा नेटवर्क होता है जो क्या करता है? प्रोटीन को और जो अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है उसको सेल के अदर पार्ट्स में भेजने का काम करता है। मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वहां से अलग, ठीक है ना। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन कहाँ जाएगा? गोल्जी एपेरेटस तक जाएगा, तो उसको वहां तक भेजने में कौन हेल्प करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, जिसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है RER और एक होता है SER। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप हो गए किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। नाउ अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस में बेसिकली हेल्प कर रहा है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। प्रोटीन के सिंथेसिस में ये क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कौन करा रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप बोलोगे सर प्रोटीन सिंथेसिस तो आपने बोला राइबोसोम कराता है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसकी सरफेस पर ही राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। तो राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पर इस तरीके से राइबोसोम अटैच होते हैं, और ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं सेल की, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स कौन है? राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स किस पर होता है? अगर हम इनडायरेक्टली बोलें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, और लेकिन हम डायरेक्टली बात करें तो राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, क्योंकि राइबोसोम किस पर लगे हुए होते हैं? अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए होते हैं।
अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, लिपिड्स सिंथेसिस, जैसे RER क्या करा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, तो ये किस में हेल्प कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। और इसमें राइबोसोम क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो SER में कोई राइबोसोम नहीं होता। तो SER लिपिड सिंथेसिस और RER प्रोटीन सिंथेसिस। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड की। तो प्रोटीन और लिपिड बनाने का यहाँ पर काम कौन करा रहा है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये देखिए आप, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, ये ऊपर वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा सेल है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखता है। अब हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी। अब देखो, गोल्जी एपरेटस जो है, इसको हम ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था सेल के अंदर सबसे पहले, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको हम क्या कह देते हैं, गोल्जी एपरेटस कह देते हैं। ठीक है, नाउ अब जो गोल्जी एपरेटस है वो 3 तरह की चीजें कर रहा है सेल के अंदर। एक मॉडिफिकेशन का काम कर रहा है, एक पैकिंग का काम कर रहा है, एंड अनदर वन इज ट्रांसपोर्टेटिंग। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टिंग। तो ट्रांसपोर्टिंग का भी यही काम कर रहा है। अब किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको पैकिंग कर रहा है। मान लीजिए जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब प्रोटीन आता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड कहाँ जाता है, गोल्जी बॉडी के अंदर जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है। और गोल्जी बॉडी उसको क्या करता है, उस प्रोटीन और उस लिपिड को क्या कर देता है, ये मॉडिफाई कर देता है। तो हो रहा है ना यहाँ पर मॉडिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड गोल्जी एपरेटस। ठीक है ना, तो इट मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड को ये क्या कर रहा है, मतलब और भी सब्सटेंसेस हैं जिनको ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और उसके बाद कहाँ भेज देता है, इनको टारगेट सेल तक भेज देता है। ठीक है ना, उनको मॉडिफाई करता है, उनकी अच्छे से पैकिंग करता है, और पैकिंग करने के बाद थोड़ी देर स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर देता है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी गोल्जी बॉडी कर रही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन आपको तीनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करके उसको पैक करता है, पैकिंग के बाद उसको स्टोर, और उसके बाद जहां भी टारगेट, जिस भी डेस्टिनेशन तक उसको भेजना है, वहां इसको क्या कर देता है, पूरी सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है ना, तो वहीं से प्रोटीन और लिपिड हमारे अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका गोल्जी का काम। ठीक, अब हम बात करेंगे लाइजोसोम्स की। ठीक है ना, लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है, ऑर्गेनेली होती है, दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। किस में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइजोसोम में। ये टाइनी स्फेरिकल शेक होता है। ठीक है ना, टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, सेक लाइक, टाइनी स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये डैमेज सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपनी ही सेल को खा लेता है जब सेल डैमेज हो जाती है। ठीक है ना, जब सेल डैमेज होने की सिचुएशन में, कंडीशन में आ जाती है, और इसको लगता है कि सेल अब कोई काम की नहीं, तो ये अपनी सेल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन डेड सेल को या डैमेज्ड सेल को। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर किसकी वजह से होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से होता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं सेल का। ठीक है ना, तो लाइजोसोम्स आर नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होते हैं भाई, स्टोरेज का काम कर रहे हैं, किसका, वाटर का, प्रोटीन का, मिनरल्स का, है ना, फूड का। ठीक है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है ये सेल की, दैट आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी होती है ये, और यूकैरियोट्स में भी होती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो प्लांट सेल होती है ना, जो प्लांट सेल होती है ना, उन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, बिगर होती हैं। ठीक है ना, और एनिमल सेल में ये क्या होती हैं,
स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। तो प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, एनिमल सेल के जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं। और स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रोटीन, जो इसेंशियल सब्सटेंसेज हैं उनको भी ये क्या करती है, स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती हैं ये, ठीक। प्लांट में बड़ी होती है, एनिमल में छोटी होती है, बस इतना आपको यहाँ से रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट वो सेल जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वैक्यूल्स, ठीक। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। इनके बाहर से ना डबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। तो P फॉर प्लास्टिक, P फॉर प्लांट आपको याद रखना, क्योंकि ये केवल और केवल प्लांट में ही होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होता है प्लास्टिड, ठीक है ना। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। एल्गी, कुछ एल्गी और प्लांट्स में तो ये होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड है। अब आपने देखा होगा ना, आपने रंग बिरंगे पेड़ पौधे देखे होंगे, है ना। किसी पर रेड कलर का फ्लावर देखा होगा, किसी का येलो कलर का फ्लावर देखा होगा, ग्रीन कलर के फ्रूट्स देखे होंगे, रेड कलर के फ्रूट्स देखे होंगे, है ना, येलो कलर के फ्रूट्स देखे होंगे। तो ये जो कलरफुल वर्ड है पूरे प्लांट का ना, तो उसमें जो ये कलर्स हैं ये किसकी वजह से होती हैं, तो आई वुड लाइक टू से यू, ये प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ना बच्चों, प्लास्टिड भी यहाँ पर 3 टाइप्स का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। सबसे पहला होता है क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। अब सर क्लोरोप्लास्ट का नाम तो हमने सुना है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हम पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अभी आप 9th में है, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है, जो कि फ्लावर्स में अलग अलग तरह के आप कलर्स देखते हो ना, अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स के कलर्स आप देखते हो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है कलरलेस, तो जो कलरलेस प्लास्टिड होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट हम कहेंगे। ये फूड को सिंथेसिस और स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना, सिंथेसाइज और स्टोरेज करता है किसका, फूड का। अब ये 3 टाइप का होता है। यहाँ पर देखिए ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप का होता है, 3। पहला है आपका एनाइलोप्लास्ट, दूसरा है आपका एलायोप्लास्ट और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। तो एलायोप्लास्ट क्या है, देखो एनाइलोप्लास्ट क्या है, ये स्टार्च को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। एलायोप्लास्ट क्या करता है, ये फैट का स्टोरेज करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये तीनों फूड में ही होते हैं। ऑब्वियसली स्टार्च इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन तीनों के स्टोरेज के लिए ये तीनों अलग अलग तरह के ल्यूकोप्लास्ट हो गए। थर्ड है आपका क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल है ये। इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्लांट्स हरे दिखते हैं आपको। तो प्लांट्स की अगर आपको हरे कलर के अलावा कोई भी फ्लावर दिख रहा है या कोई भी प्लांट दिख रहा है अदर देन ग्रीन के अलावा, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट की वो साइट है, वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। कहां पर, क्लोरोप्लास्ट पर। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। अभी माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन होती है इस पर, देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर डायग्राम भी ले लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं माइटोकॉन्ड्रिया से तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए ज़रा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें आपको एक बाहर की मेम्ब्रेन दिख रही है और एक अंदर की मेम्ब्रेन दिख रही है। अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये डीप इन होल्डिंग शो करती है, मतलब ये ना इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इस पे दिख रही होंगी, अंदर मुड़ी हुई, अंदर की तरफ ये क्या है, फोल्ड हैं। तो ये जो फोल्ड स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं बच्चों हम क्रिस्टी। क्या बोलते हैं हम इनको, क्रिस्टी, CRST
CRISTAE, क्रिस्टी। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है ये। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंट में होता है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। 10th में जाओगे तो वहां पर डिटेल से पढ़ोगे। तो इसकी वजह से ही एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी लगता है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस है सेल का। सेल का क्या है? ये एनर्जी हाउस है, ये पावर हाउस है ये। तो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट हैज डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको? इसमें डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना, समझ आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जो पिछली स्लाइड में मैंने पढ़ाया, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना आरएनए होता है। ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं, इनके पास अपना डीएनए आरएनए सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट हैज डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। और इसमें जो एनर्जी बनती है किसकी फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। एंड एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, adenosine, you can write adenosine. T stands for triphosphate, P stands for phosphate, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है? तो एटीपी की फॉर्म में यहां पर एनर्जी बनती है, ठीक है ना। तो पूरी सेल को एनर्जी कौन दे रहा है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, ठीक है। राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स मैंने पहले भी आपको बताया, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं ये सेल की, क्योंकि यहाँ पर इससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने जो बताया, उसकी ये सरफेस पर लगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं। मेम्ब्रेन लेस होते हैं, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। एंड यूकैरियोटिक सेल्स, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल की जो साइटोप्लाज्म है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब में भर भर के क्या होते हैं? आपके राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस में क्या करते हैं, उसके लिए ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल अपने को कैसे डिवाइड करती है। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन, है ना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पुरानी सेल से एक नई सेल बनती है, उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल को अगर अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो सेल डिवीजन यहाँ पर दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो ऑफस्प्रिंग बनती है। कितनी ऑफस्प्रिंग बनती है? दो ऑफस्प्रिंग बनती है, दो प्रोजेनी बनती है, दो संतान बनती है, दो सेल बनती है, दो डॉटर सेल बनती है, ठीक है ना। तो जो डिवाइड हो रही है वो पेरेंट सेल होती है या मदर सेल होती है, और डिवाइड होकर के जो बन रही है वो डॉटर सेल होती है, ठीक है। तो यहां पर और मियोसिस में क्या होता है बच्चों? एक सेल से चार सेल बनती है। कितनी प्रोजेनी बनती है इसमें? 4 प्रोजेनी बनती है, 4 सेल बनती है, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस का ये कॉन्सेप्ट है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि जब सेल माइटोसिस को करती है ना, जब सेल माइटोसिस को करेगा तो क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। मान लीजिए माइटोसिस का मतलब एक सेल है और एक से कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई, क्योंकि मैंने बताया इसमें 2 बनेंगी। अब मान लो इसमें क्रोमोसोम का नंबर है 20, इस सेल में क्रोमोसोम कितने हैं? 20। तो जो इसकी डॉटर सेल, देखो ये पेरेंट सेल है या मदर सेल है और ये डॉटर सेल है, तो इसमें भी 20 ही बनेगी। इसमें भी कितनी बनेगी? 20 ही बनेगी, और इसमें भी 20 ही बनेगी। तो इसमें भी क्रोमोसोम 20 है और जो इससे नई 2 सेल बनी है उसमें भी 20 है। तो इसको बोलते हैं हम माइटोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? माइटोसिस। अब जो मियोसिस है इसमें क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। हालांकि इससे एक से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, 4 सेल बनती हैं, 1 2 3 एंड 4। मान लो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है 12, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6। इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6। इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6। और इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है आपका? हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है।
आधा हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। तो ये जो मियोसिस की प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस समय ये मियोसिस होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी गैमीट सेल में ही होता है। और जो सोमेटिक सेल होती है, मतलब जो इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, जैसे आपकी लिवर की सेल, हार्ट की सेल, है ना, किडनी की सेल्स, मसल्स की सेल्स, ब्लड सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं आपकी बॉडी की, सेक्स सेल को छोड़ करके, वो सब सोमेटिक सेल होती हैं और उनमें माइटोसिस होता रहता है। लेकिन मियोसिस किस में होता है? गैमिट में होता है। जैसे मेल गैमिट स्पर्म होता है, फीमेल गैमिट ओवम होता है, तो इनमें क्या होता है? मियोसिस होता है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस मैंने जस्ट अभी आपको बताया, दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स। अब सोमेटिक सेल्स क्या होती है? जस्ट मैंने अभी बताया ना, सेक्स सेल को छोड़ करके जितनी भी सेल्स है आपकी बॉडी की, दैट इज कॉल्ड सोमेटिक सेल। और इनमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। मतलब एक सेल से दो सेल बनती है, दो से फिर चार, मतलब डबल डबल होता रहेगा, ठीक है ना भाई। एक से दो होगी तो दो से चार हो गया, चार से आठ होगा, ठीक है। इसमें और मियोसिस में क्या होता है? ये गैमिट सेल में होती है, जैसे स्पर्म और ओवम में होती है, ठीक है ना, गैमेटिक सेल्स में होती है, ठीक। इसमें दो डाउटर सेल्स बनती है, इसमें चार डाउटर सेल बनती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन्स डिप्लॉयड इन डाउटर सेल्स, ठीक है ना। इसमें डिप्लॉयड होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, और इसमें क्या होता है बच्चों? हैप्लॉयड होता है, ठीक है ना। हैप्लॉयड का मतलब क्या और डिप्लॉयड का मतलब क्या? भाई यहाँ पे डिप्लॉयड, जैसे इसमें क्रोमोजोम में कोई चेंज नहीं आता है, जैसे 12 है तो जो डाउटर सेल बनेंगी उसमें भी 12 क्रोमोजोम ही होंगे, लेकिन इसमें अगर 12 है तो जो डाउटर सेल होंगे उसमें 6 बच जाएंगी, हैप्लॉयड हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। तो माइटोसिस जो होता है ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, जैसे बॉडी की किसी पार्ट को चोट लग गई, अब जब चोट लगेगी तो उस पार्ट की सेल्स डैमेज हो जाएंगी ना, तो वहाँ पर फिर सेल फिर अपने को डिवाइड करेगी, नई सेल बनेगी कि नहीं बनेगी, तो फिर वो पार्ट हमारा रिपेयर होगा, है ना, जब उसका घाव भरेगा तो जब वो रिपेयर होगा तो उसमें जब नई सेल्स पूरी तरीके से आ जाएंगी तो फिर वो पार्ट सही हो जाता है, तो वहाँ पर माइटोसिस की द्वारा होता है वो। अब जो मियोसिस है, मियोसिस नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस जरूरी है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस। अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है ये अभी आप यहाँ पर मत समझिए, बस ये समझ लीजिए कि जो क्रॉसिंग ओवर है डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस में होता है। तो इस पॉइंट को अगर आप चाहो तो कट भी कर सकते हो यहाँ से, और फर्स्ट 1 2 3 4 फर्स्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं इनको आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो आज मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, इसके बाद है आपका टिश्यू, वो भी आपके सामने जल्दी से आ जाएगा। अगर आप 9th के बच्चे हो, 9th के स्टूडेंट हो, या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर रहे हो, तो आप देखो NCERT तो आपको पढ़नी ही पड़ती है, तो यहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और अगर आपने चैनल को अभी तक, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इस तरीके की जो नोट्स है शायद ही आपको कहीं पर मिलेंगी, और नोट्स के साथ एक प्रॉपर और बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। इस तरीके की नोट्स आप देखिए कितनी अट्रैक्टिव नोट्स हैं। तो इस तरीके की नोट्स के साथ अगर आपको पढ़ना है तो आप इजोटी साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, और चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर